अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल का दिन कोरोना वायरस के हवाले से बड़ा जो है वो हैपनिंग रहा, लेकिन कल एक जो अच्छी खबर हमने आपके साथ शेयर की वो थी लॉकडाउन के हवाले से। अब सूबाई हुकूमतों ने भी इसके हवाले से गौर व गौश करना शुरू कर दिया। अब से कुछ देर पहले मुराद अली शाह साहब हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में भी इजलास जारी है। एग्जैक्टली। लेकिन शफात, अभी आपने बात की कि अच्छी खबर है लॉकडाउन की। लॉकडाउन में नरमी तो अब की जाएगी, लेकिन कहीं ये अच्छी खबर आप लोगों की बेहतियाती की वजह से बुरी खबर ना बन जाए, क्योंकि शफात अब वो टाइम आ गया है जब कोरोना के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि केसेस काफ़ी ज़्यादा सरफेस पे आते जा रहे हैं। तो इसलिए जो लॉकडाउन आप लोगों के लिए खोला जा रहा है एक बार फिर से रोज़ की तरह, क्योंकि अब तो सैटरडे संडे का भी हम शो आपके साथ कर रहे हैं, और रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब आपसे ये इस्तदा नहीं करते, आपसे अपील नहीं करते, आपसे दरख्वास्त नहीं करते कि भाई लॉकडाउन आपके लिए खोला जा रहा है, लेकिन खुदारा आप अपनी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने घर वालों की जान का भी तहफ़्फ़ुज़ करो। बहुत कुछ है जी आज के शो में डिस्कस करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। वफाकी हुकूमत कल से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर चुकी है। सिंध हुकूमत ने भी आमादगी जाहिर कर दी। अलबत्ता वज़ीर आला मुराद अली शाह के बकौल हफ्ते और इतवार को 100% लॉकडाउन के बाद नरमी का इतलाक पीर से होगा। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने सूबे के बड़े शहरों में जहां वायरस के केसेस ज्यादा हैं, लॉकडाउन बरकरार रखने की तजवीज़ पेश कर दी। टॉप स्टोरीज तो आपने जानी, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि पीर से लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। अलबत्ता क्योंकि कल सैटरडे और संडे है, तो सैटरडे और संडे को कंप्लीट लॉकडाउन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देही इलाकों में जो दुकानें हैं उनको खोला जाएगा, जो रिहायशी इलाकों में मौजूदा दुकानें हैं वो खोल दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स, मेगा डिपार्टमेंट्स नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन अलबत्ता पीर से हटा दिया जाएगा और ताजर बरादरी से बात करके उनका मुकदमा विफाक तक पहुंचाया जाएगा। अब से कुछ देर पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलना चाहिए। फेज 1 में ग्रे स्ट्रक्चर खोला था, फेज 2 में कहा कि जो बाकी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड वो खोल दी जाए। शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जहां पर ज़्यादा लोग जमा हो सकते हैं वो शॉपिंग मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, लेकिन जो छोटी शॉप्स हैं जो उमूमी तौर पर वैसे यहाँ पे परचून की दुकानें खुली होती वो खुली रहेंगी, आपके महल्ले में जो परचून की दुकानें होती वो खुली रहेंगी। और लेकिन बड़े ताजरों के हवाले से उन्होंने भी इंडिकेशन दी कि उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, कह रहे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, सिनेमास बंद हैं, इज्तिमात बंद हैं, शादी हॉल बंद हैं, तो सिचुएशन में कोई खातिर खा फर्क नहीं आएगा मेरे ख्याल में। लॉकडाउन बज़ाहिर पीर से हटा दिए जाने के बाद भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। शफात, द रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो देयर, और जहाँ पर ज़्यादातर लोगों के जमा होने का अंदेशा है, जहाँ पे लोग जमा होंगे वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी बढ़ेगा, कहीं इस पर कोरोना का स्प्रेड ना हो। तो ऐसे तमाम तर चीज़ें, जिसमें हमने इज्तिमात की बात की, इज्तिमात जो है वो अलाउड नहीं होंगे। शादियों के हवाले से बात की कि जो शादी हॉल्स हैं वो भी अलाउड ऐसे नहीं होंगी, और साथ में मॉल्स बंद होंगे, लेकिन छोटे जो ताजर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको एटलीस्ट रिलीफ मिला है, क्योंकि अब आगे आने वाली हैं ईद। तो जहां पर जब ईद आने वाली तो उसमें फिर बहुत सारे लोगों को होता है कि जब तक उनका सामान बिकेगा नहीं तो वो अपने घर में लेके क्या जाएंगे। एक्जैक्टली जी। और मेरे ख्याल में वो कंफ्यूजन जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या हालात होंगे, क्या कारोबार शुरू होगा या नहीं, वो कंफ्यूजन खत्म नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ गई है। स्कूल्स तो फिर भी नहीं खुलेंगे। स्कूल तो 15 जुलाई तक, अगर आपको लग रहा है कि जी लॉकडाउन, क्योंकि पीर से बच्चे जो हैं, क्योंकि वैसे भी समर वेकेशन है, लेकिन आप स्कूल जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना रोज बरोज एग्रेसिव हो रहा है और लॉकडाउन कंप्लीटली खुला है या नहीं, इसका फैसला जरा 1-2 दिन में जरा तफसीलात जब सामने आएंगी तो उसके बाद होगा। लेकिन अभी सिंध की सूरत हाल थी, भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम चीज़ों को भी डिस्कस करना बाकी है। अभी सारे सूबों से जब तफसीलात आ जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होने जा रही है। लेकिन कोरोना वायरस इस मामले में लगता है उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। गुज़िश्ता रोज़ 1764 नए केसेस जमा हुए, जबकि
35 से ज्यादा नए अफराद इंतकाल कर गए। और इस तरह जो मजमूई केसेस की तादाद है वो 25,837 हो गई है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 9,093, पंजाब में 10,033, खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में 3,956 केसेस हैं, बलूचिस्तान में 1,725 केसेस हैं, इस्लामाबाद में 558, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 394। और अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में 78 केसेस मौजूद हैं। लाड़काना के चांडी अस्पताल की डॉक्टर और 4 पैरामेडिकल मुलाजमीन भी अब कोरोना का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद अस्पताल का शोबा ENT बंद कर दिया गया है। जराए के मुताबिक डॉक्टर्स और अमले को हिफाजती इक़दाम के हवाले से मालूमात तो फराम की गई थी, लेकिन हिफाजती सामान दस्तयाब नहीं था। इस सूरत हाल में वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर ज़फ़र चेहू का कहना है कि होम आइसोलेशन में लोगों की मर्जी शामिल होती है। अलबत्ता जो लोग कोविड-19 के साथ साथ दीगर अमराज में मुब्तला होते हैं वो आइसोलेशन सेंटर या अस्पताल दाखिल हो जाए। हम होम आइस करते हैं, उनमें लोगों की मर्जी शामिल होती है। ऐसे लोगों को हम घर पे रखते हैं जो या तो सिम्टमलेस होते हैं या माइल्ड सिम्टम्स होती हैं। आपको अगर कोई दीगर बीमारी या कोई और बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, दमा है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिजीज़ है या किडनी की डिजीज़ है और आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, आप लोग प्लीज़ आइसोलेशन सेंटर पे दाखिल हो जाएं या आप अस्पताल दाखिल हो जाएं। आपकी निगरानी होगी और इस निगरानी की वजह से शायद लोगों की जान बच जाए। वफाकी हुकूमत कल से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर चुकी है। सिंध हुकूमत ने भी आमादगी जाहिर कर दी है। अलबत्ता वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह के बकौल हफ्ते और इतवार को 100% लॉकडाउन के बाद नरमी का इतलाक जो है वो पीर से होगा। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सिर्फ वो अफराद घर से बाहर निकलें जिन्हें इजाज़त है, बीमार और बुजुर्ग अफराद घरों से ना निकलें। ज़ियाबीतस और दीगर अमराज का शिकार लोग वो भी घरों से ना निकलें। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। फेज 1 में ग्रे स्ट्रक्चर खोला था, फेज 2 में कहा कि जो बाकी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड वो खोल दी जाए। शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। तो जनाब ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब लॉकडाउन में बज़ाहिर नरमी बरती जा रही है, लेकिन सूरत हाल ज़्यादा चेंज नहीं होगी। वो लोग जो पहले बाहर नहीं निकल सकते थे वो भी बाहर नहीं निकल सकेंगे, जो बाजार पहले बंद थे वो भी बंद रहेंगे, जो मार्केट्स जिसके जो मेन प्रॉब्लम है वो अपनी जगह कायम है। सिंध की जो सिचुएशन है जनाब, अब ज़रा पंजाब के हवाले से बात करते हैं कि आपके वज़ीर इत्तलात जनाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं, उन शहरों में तमाम SOPs और लॉकडाउन जारी रखा जाएगा। कोरोना के आने के बाद 40 साल से बरसर इक़्तिदार पार्टीज बेनकाब हो गई हैं। पंजाब सिंध के सेहत का शोबा बहुत ख़राब है, ये कहना था फयाजुल हसन चौहान साहब का। कोरोना वायरस ने जहां पर इन दो ख़ानदान और दो पार्टियों की पिछले 40 साल से सिंध और पंजाब के अंदर इक़्तिदार और हुकूमत का कट्टा छट्टा खोला है कि हर रोज़ एक खबर आती है कि 1.5 अरब की मालियत, 1.25 अरब की मालियत, 2 अरब की मालियत, 2.5 अरब की मालियत की सरकारी गंदम सरकारी गोदामों से चोरी हो रही है। 18वीं तरमीम के हवाले से भी सारे का सारा कट्टा छट्टा खुल गया है। सारी की सारी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जिन्होंने मिलके राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा के तहत जो है वो 18वीं तरमीम की थी, वो पिछले 10 साल से हमें ये बता रहे थे कि 18वीं तरमीम के बाद सारे के सारे मसले हल हो गए। अब जब कोविड-19 आया, सूबों को अपना आप दिखाने का मौका आया, 18वीं तरमीम के तनाजुर में इन्हें अपनी परफॉर्मेंस को साबित करने का मौका आया, तो इन्होंने अपने अमल से रोना शुरू कर दिया। उधर कोरोना वायरस, इधर रोना वायरस। हमें बिलावल जरदारी साहब कहते हैं जी आपको तो रूह का ही नहीं पता। बिलावल जरदारी साहब आपको कौन सी रूह का पता है? आपको तो ये पता है 6 × 6 12 खरब की टीटीज, 8 × 8 खरब के जनाब लूटमार, 12 × 12 24 खरब रुपए की जनाब आपकी अकरबा परवरी, सरकारी गोदामों से चोरी, सरकारी जमीनों पे कब्जा, ठीक है जी। और फिर जनाब आप अपने फ्रंटमैन रख के बाहर जनाब मनी लॉन्ड्रिंग।
आपको तो उसकी रूह का पता है। बड़ी मार्केट खोलने की इजाजत नहीं दी गई सिंध और इसी बारे से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे ताज इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक में, लेकिन उससे पहले हम आपको कराची ले चल रहे हैं जहां पे PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ठेले वाले, पथारे वाले अपना पूरा कारोबार कर रहे हैं, कंधे से कंधा टकरा रहा है, लेकिन जो दुकानदार है वो अपनी दुकान खोल नहीं सकता, दुकान के बाहर बैठ सकता है, शटर के बाहर। जो उसका ग्राहक है वो दुकान के अंदर नहीं आ सकता, भले वो रोड पर ठहरे। अबे लॉकडाउन किधर है यार? फिर कौन सा लॉकडाउन है? किधर है लॉकडाउन? और हुकूमत पाकिस्तान के वजीर आजम के आप 8 खिताबात निकाल लेंगे तो वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक दिन वो कहते हैं कि लॉकडाउन जहर कातिल है, ये खता तबाह कर देगा, अगले दिन कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो है वो लोगों की जानें बचाई गई हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, लॉकडाउन तो नहीं है शहर में, शहरी इलाकों में नहीं है लॉकडाउन। लॉकडाउन का सिर्फ ऐलान है, ड्रामा है। लॉकडाउन होता तो सब लोग घरों में, मैं और आप भी यहां पर अभी नहीं पहुंच सकते थे। लॉकडाउन होता तो देखिए भाई, बात यह की जा रही है कि भाई हम इंसानों को बचाएं या इकोनॉमी को बचाएं। ये तासुब दिया जा रहा है, भाई हम इंसानों को बचाएं, कोरोना वायरस से इंसानों को बचाएं, जिंदगियां बचाएं या इकोनॉमी बचाएं। मैं आज जिन लोगों के साथ बैठा हुआ हूं, जो ताजिर, छोटे रिटेलर हैं, कपड़े वाला, एम्ब्रॉयडरी वाला, पान वाला, जूते बेचने वाला, दवाएं बेचने वाला, मोबाइल फोन वाला, और छोटे ताजिर, ये तंदूर वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये छोटे ताजिर, जनरल स्टोर जो कि करियाना की ये शॉप्स होती हैं, गारमेंट्स शॉप्स वाले, छोटे बच्चों के कपड़े बेचने वाले, ये सब कोई मालदार, बहुत मालदार लोग नहीं है। ये मिडिल क्लास लोग हैं। ये लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन इन्होंने लाखों की तादाद में लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है। ये बेचारा बाल काटने वाला बार्बर जो है, ये जो दर्जी है बेचारा, भाई किसी फैशन डिजाइनर का अगर आप सिस्टम बंद करेंगे, भाई वो आप उसको देखकर उसके नीचे काम करने वाला मजदूर तो गरीब है ना। कोरंगी में रहने वाला है, औरंगी में रहने वाला है, लियाकताबाद में रहने वाला है, न्यू कराची का रहने वाला है, लांडी का रहने वाला है, कच्ची आबादियों का रहने वाला है, और उसका यही तो महीना है, साल भर बेचारा वो कसमा पुरसी में गुजारता, इसी एक महीने में कमाई करके। मैं बड़े वसूख से आपको ये कहता हूं कि देखो भाई, ये जो बात है कि इकोनॉमी बचाना है या इंसानों को बचाना है, मैं यहां ये कोई भी इकोनॉमी बचाने वाले लोग नहीं है, ये सब इंसानों बचाने वाला है ये कारोबार। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं इंसानों को बचाने की ही। क्या आपको सिर्फ उसी इंसान को बचाना है जिसको कोरोना वायरस लगे बस? बाकी सबको मरने दोगे? भाई सोचो एक लम्हे के लिए, इंसानों को सिर्फ वही इंसान को बचाना है जिंदा जिसको कोरोना वायरस लगे, बकिया सारे इंसानों को मरने दो। ये सब मर रहे हैं, इनके साथ लाखों की तादाद में मजदूर हैं, मर रहे हैं, और जुल्म खुदा का अजाब नाजिल होगा इस हुकूमत वक्त के ऊपर, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाकी हो, और खास तौर पर सूबे की, सिंध की सूबाई हुकूमतें। ये पुलिस वालों के धंधे लग गए, 10,000 से जायद FIR काट दी हैं, 50,000, 20,000, 10,000 में बंदे को पकड़कर लेकर जा रहे हैं और सौदा कर रहे हैं। ईद तो इनकी आ गई है इससे पहले। ये मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि छोटे ताजिर मालदार नहीं होते बल्कि लोअर मिडिल क्लास होते हैं, अगर उनका कारोबार बंद किया गया तो ये लोग फाकों से मर जाएंगे, शायद कोरोना वायरस से तो ये जहाँ बाक ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ताजिर ऐसे, खासतौर पर छोटे ताजिरों की बात करते हुए, जो रमज़ान में पूरे साल का खर्चा निकालते हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा और इसी वजह से दोनों क्योंकि हमने इससे पहले बड़ी ये बात भी कर रहे थे कि छोटे ताजरों को तो इजाज़त मिल गई, लेकिन जो बड़े ताजर उनको इजाज़त नहीं मिली, बड़ी मार्केट्स खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे ऑल कराची ताज इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर और साथ में ज्वाइन करेंगे सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब। सबसे पहले हम ज़रा बात करेंगे अतीक मीर साहब से। अतीक मीर साहब ये बताएगा कि अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें फिर से बड़ी मार्केट्स खोलने की इजाज़त अभी नहीं दी गई। आप लोग अब मतलब किस तरीके से इस बात का तयन किया जाएगा कि कौन सी मार्केट्स खोली जाएंगी, कौन सी मार्केट्स नहीं खोली जाएंगी, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। कौन सी मार्केटें खुलेंगी, कौन सी बंद रहेंगी, इसका तयन इलाके की पुलिस करती है, क्योंकि एक तर्जुमान होता है ना, तशरीह करता है जो किसी भी हुकूमती SOPs के बाद। इस वक्त भी देखिए शहर के अंदर जो दुकानें थानों से रिलेटेड है वो खुल रही हैं और जो हुकूमत से रिलेटेड हैं वो बंद हैं। तो इस वक्त मैं तो एक मजाक बन गया हुकूमत का SOPs। ये बात ये है इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक सियासत की आग जल रही है जिसमें हम लोग जल रहे हैं। पहले कहा गया कि ऑनलाइन बिजनेस की SOPs जारी कर दी गई हैं, वो तो पहले 4-5% लोग कर रहे थे। अब कहा गया गली मोहल्लों की दुकानें खोलने का SOPs जारी कर दिया गया। गली मोहल्ले की दुकानें तो पहले भी खुली हुई थी और अगर मजीद कुछ खुलना भी है तो उसकी क्या तशरीह है, वो कौन सी दुकानें होगी, उसका तयन कौन करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि चलें, जहाँ तक कोरोना के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में वज़ीर आला सिंध ने जो कुछ भी फरमाया वो तो अपनी जगह है और दुरुस्त है, हम उसको डिनाई नहीं करते कि कोरोना से महफूज रहने के लिए हमें हर तदाबीर करनी है, लेकिन कारोबार करने के लिए आप साफ मना भी नहीं करते और साफ आप आमादगी का इजहार भी नहीं करते। ये जो इस किस्म के लॉलीपॉप्स हैं, इस किस्म की जो सियासी कलाबाजियाँ हैं, ये हुकूमत के एतबार को बहुत ज़्यादा मजरू कर रही है। हुकूमत के एतबार को मजरू कर रही है। बड़ी अच्छी बात की आपने अतीक मीर साहब। अजमल बलोच साहब को यहाँ शामिल गुफ्तगू करूँगा। बलोच साहब, आपने वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपको क्या लगता है कहाँ फ़र्क आएगा कारोबार खुलने में? क्योंकि वो कह रहे हैं बड़ी मार्केट्स बंद हैं, प्लाजाज बंद हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं और कोई मेरे ख्याल में उन्होंने कोई स्पेसिफिक सेक्टर का भी नाम नहीं लिया सिवाय इंडस्ट्रीज़ के। तो क्या फ़र्क होगा लॉकडाउन खुलने में या ना खुलने में, प्लीज़ वजाहत कीजिएगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजीर आजम साहब ने वाज़ेह ऐलान किया है कि 9 मई से यानी कल से तमाम कारोबार जो मार्केटें हैं, मार्केटों को छोटा ही कहा जाता है, ये जो शटर जिनका ऊपर नीचे होता है ये छोटे दुकानदार होते हैं, वो मॉल या गेट वाले वो बड़े दुकानदार होते हैं, शटर वाला सब छोटा दुकानदार होता है। अच्छा। ये सारे कल से कारोबार खुलेंगे। लेकिन मुझे हैरानगी हुई वजीर आला साहब की बात पे कि वो कह रहे कि कल और परसों छुट्टी होगी। मैं हैरान हूँ कि 1.5-2 महीने हो गए हैं इनको लॉकडाउन किए हुए, हम छुट्टियों पर हैं। भाई कल से वज़ीर आज़म साहब का ऐलान है, इसका मतलब आप वज़ीर आज़म साहब के ऐलान से इख्तलाफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी करने का ऐलान किया है और आप कह रहे हैं नहीं जी मंडे से होगा, तो ये बड़ी ज्यादती है। कल से कारोबार पूरे मुल्क में खुलेगा। मेरी सिंध गवर्नमेंट से भी दरखास्त है कि वो बराए मेहरबानी इस वक्त ये जो सियासत हो रही है ना, हम इससे सख्त परेशान है। ताजर पर और लॉकडाउन पर सियासत हो रही है। चौहान साहब भी बात सही नहीं कर रहे थे, वजीर आला साहब भी बात, कभी कभी सईद गनी साहब आते हैं, हम पर सियासत हो रही है। खुदा का वास्ता भाई हम पर सियासत ना करें। हम इस वक्त ऐसी हालत में पहुंच चुके हैं कि इस लॉकडाउन ने हमें बिल्कुल डाउन कर दिया है। हमारी जेब में कोई पैसा नहीं है। अजमल साहब, आप लोग की बिल्कुल अभी तैयारी कि कल से ही आपका जो लॉकडाउन है वो कल से लिफ्ट कर दिया जाए, आपको 2 दिन भी वेट ना करना पड़े, क्योंकि आपने बोला है कि बाकी भी सारे दिन आप छुट्टी पे ही थे। जी जी बिल्कुल। देखिए 2 माह हम छुट्टी पर थे, तो फिर वजीर आला साहब का कहना कि सोमवार को खुलेंगे, तो मुझे तो हैरानगी हो रही है कि अगर वो वजीर आजम साहब के ऐलान को मन्नो-अन तस्लीम कर रहे हैं तो फिर उनको चाहिए कल से लॉकडाउन खत्म करें और कल कराची में यही सवाल लेके जरा अतीक मीर साहब की तरफ जाते हैं। अतीक साहब, पहले भी ताजर इत्तेहाद की जानिब से ऐलान किया गया था कि जी अगर मार्केटें ना खोली गई तो 15 रमज़ान के बाद मार्केट्स खोल देंगे। मुख्तलिफ ताजर तंजीमों ने यह ऐलानात किए थे। तो 15 रमज़ान तो 9 मई है कल, तो अब आपको 9 मई के बाद का क्या लायामल है, क्योंकि मार्केट्स खोलेंगे नहीं खोलेंगे? देखिए, बेशक हमारे कुछ साथियों ने इससे कबल भी शदीद अपने ताजरों के दबाव में आके उन नुमाइंदगान ने
ऐलान किए थे, लेकिन फिर भी हुकूमत सिंध की रिट को चैलेंज करने की बजाय मौका दिया गया कि शायद एक हफ्ते बाद 10 दिन के बाद हुकूमत कुछ को SOPs बना ले। मैं एक बात एक बुनियादी और टेक्निकल नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ। आपने भी वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। वो फरमाते हैं कि चूंकि वफाक ने हमें जिस हद तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी या ऐलान किया, वही हम भी कर रहे हैं। और अगर वफाक ने पंजाब को खुलने की इजाज़त दी है, पंजाब अगर खुल जाता है और सिंध ना खुले, तो कल पूरा कराची भी खुल जाएगा। सही। फिर हमें वज़ीर आला सिंध के ऐलान की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो तो कह रहे हैं कि बड़ी अहम बात बता रहे हैं, यानी अगर कल पंजाब खुल जाता है तो सिंध के ताजिर भी अपनी दुकानें खोल देंगे। इसलिए खोल देंगे कि वज़ीर आला सिंध ने खुद एग्री कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सामने हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी चल रही है। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म ने, वफाकी हुकूमत ने हमें जिस हद तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी, वही हम भी दे रहे हैं। तो अगर जिस तरह मेरे दोस्त मेरे ताजिर भाई इन्होंने फरमाया, अजमल बलोच साहब ने, कि वज़ीर आज़म ने तमाम मार्केटों के खुलने की बात की है और कल पंजाब की मार्केटें खुल जाएंगी, तो फिर कराची के ताजरों को भी मैं ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि कल वो भी मार्केटों में आएंगे और वो भी शटर उठाएंगे। सही, ये बड़ी आपने खबर दे दी है अतीक मीर साहब। एक दफा फिर अपने नाजरीन को बताते चले, ये एक बड़ी अहम खबर अभी कुछ देर पहले हमारे साथ बल्कि इनफैक्ट मौजूद हैं अतीक मीर साहब, कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर। उन्होंने हमारे शो पे बात करते हुए कहा है कि अगर पंजाब खुल जाता है तो कराची के ताजिर भी कारोबार खोलेंगे। अगर बाकी मुल्क में शटर उठाए जाते हैं तो कराची के ताजिर भी शटर उठा देंगे। बिल्कुल शफात, अतीक मीर साहब ने कहा कि जैसे खुद वजीर आला सिंध सईद मुराद अली साहब ने कल जो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसकी तायद की थी और उन्होंने मार्केटें खोलने का जो ऐलान किया था, तो उस हवाले से अगर पंजाब में मार्केट्स खोली जाती है, अगर कल पंजाब में काम किया जाता है तो इंशाल्लाह कल कराची में भी मार्केट्स खोली जाएंगी। अतीक मीर साहब, एक बार फिर से ये बात दोहरा दीजिए कि किस सूरत में आप लोग कारोबार रिज्यूम करेंगे कराची में या पूरे सिंध भर में? देखिए, जो भी हिफाजती तदाबीर हैं वो तो लाजिम है, उसके बगैर तो मैं समझता हूँ कि शटर को हाथ भी नहीं लगाना है। वो तमाम वो SOPs जिसके तहत ये गली मोहल्लों की दुकानों के खुलने की बात की गई, उसी SOPs के मुताबिक हमारी दुकानें भी खुलेगी और हुकूमत सिंध अपनी बात पे कायम रहे। वज़ीर आज़म से मैं आपके इस फोरम पे कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म ऐलान करें कि उनकी बात का सियाक़ व सबाक़ क्या। उन्होंने आया वही कहा जो वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं या उनकी वही बात है जो अजमल बलोच साहब कह रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म की अगर यही बात है जिस पर पंजाब खुलेगा, तो फिर ये जो बात कही जा रही है कि सिर्फ गली मोहल्लों की दुकानें खुलेंगी, ये गलत बात है। फिर वज़ीर आज़म भी गलत, वज़ीर आला भी गलत समझे हैं। तो जो बात हम समझे हैं वो यही है कि कल पंजाब खुलेगा, पाकिस्तान के दीगर शहरों की मार्केटें खुलेंगी, कराची में भी खुल जाएगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी अतीक मीर साहब। अजमल बलोच साहब, जैसे अतीक मीर साहब ने ऐलान किया है, आप इनके मौक़िफ़ की तायद करते हैं? आप ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं। जनाब, मैंने शुरू में कहा यही है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया है वो ये है कल 9 मई से खुलेंगी। तमाम सूबों को चाहिए बराए मेहरबानी कि आप बार इस 18वीं तरमीम ने हमें कमजोर कर दिया है। मैं सच बोल रहा हूँ, 18वीं तरमीम की वजह से ताजर पे कड़ा वक्त ले आए हैं सारे सूबे। मेरी गुजारिश है जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ऐलान करे तो तमाम सूबों के वज़राए आला को फिलफौर उस पर अमल दरामद करना चाहिए, फिलफौर उस पर अमल दरामद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी अजमल बलोच साहब, हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए। अहम एक खबर चलते हैं, बल्कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है कि जिस तरह से आपने देखा कि दोनों ताजिर रहनुमाओं मौजूद थे, कराची के भी और ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के सदर भी, दोनों ने इस बात की तायद की है कि लॉकडाउन की वजह से
अब ताजरों के हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि वो मजीद सस्टेन नहीं कर सकते। और जब स्पेशली उन्होंने बात की कि जब वजीर आजम इमरान खान साहब जब खुद ही कह चुके हैं कि मार्केट्स खोलनी है, तो फिर प्रोविंशियल जो असेंबली से वो क्यों इजाजत नहीं दे रही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो क्यों इजाजत नहीं दी जा रही? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल में जो अजमल बलोच साहब ने जो जिसकी तरफ निशानदेही की है कि 18वीं तरमीम ने बुनियादी तौर पे ताजरों को कमजोर कर दिया है। जब सूबे का प्रीमियर मुल्क के एग्जीक्यूटिव की बात मानने से इनकार कर देता है या उसमें अपनी मर्जी शामिल करता है, तो इनके बकौल इससे ताजरों को नुकसान हो रहा है। ये कहना था ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब का, जिन्होंने इंडोर्स किया कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब की बात को, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अगर पंजाब में शटर उठाए जाते हैं तो सिंध में भी शटर उठाए जाएंगे। साथ में वो एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि अजमल बलोच साहब ने कहा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुल्क भर में जो मार्केट्स हैं वो खोली जाएंगी, तो फिर इस सूबे पे क्यों गए? और स्पेशली इससे उन्होंने बोला कि 18वीं तरमीम की वजह से जो पोजीशन है इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीक हो रही है। अब इंशाल्लाह कि जैसे अतीक मीर साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर कल पंजाब में मार्केट्स खोली जाएंगी तो कराची का ताजिर भी अपनी मार्केट्स कल से खोल देगा। एक और अहम खबर यहाँ शामिल करते चले। घोटकी में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में मुख्तलिफ गोदामों और फ्लावर मिल्स पे छापे मारे गए हैं। गंदम की 1,50,000 से जायद बोरियां बरामद करके गोदाम और फ्लावर मिल्स सील कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आमिर चंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आमिर, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई करने के ऐलान पर घोटकी में खुफिया इदारों की निशानदेही पर जखीरा आंदोलन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद खालिद सलीम की अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार डहर की डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की उनकी निगरानी में डहर की 4 फ्लोर मिल्स हैं और 2 गोदाम है जहाँ पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 3,65,000 गंदम की बोरियां बरामद की गई हैं। ये अपडेट पॉइंट्स हैं जो कि अभी तक जो इनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान नज़ीर का इस सिलसिले में कहना था कि जो बरामद की गई गंदम की बोरियां हैं वो सरकारी तहवील में लेकर 4 फ्लोर मिल्स और 2 गोदामों को सील कर दिया गया है, जबकि जखीरा अंदोजों में जो मुलविस जो मिल्स और गोदाम मालकान है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो लोग जखीरा अंदोजी में मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। आमिर चन्ना हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। और ब्रेक पे जाने से पहले कारोबार की बात हो रही थी, ताजरों की बात हो रही थी और हमने ताजिर रहनुमाओं का मौक़िफ़ भी इस हवाले से शामिल किया। अब जी मैं आपको बताएं कि कारोबार खोलने के लिए क्योंकि एसओपीज़ पर अमल करना लाजमी है, छोटे कारोबार वालों के लिए क्या एसओपीज़ है, उस पर अमल दरामद के लिए कितनी तैयारी है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अफसल परवेज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अफसल से जानेंगे। अफसल एग्जैक्टली ये बताएगा कि अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपके पीछे कुछ छोटी दुकानें खुली भी हुई हैं, ये क्या एसओपीज़ फॉलो कर रहे हैं छोटी दुकानदार वाले? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला साउथ के इलाके मेन कारोबारी हब जो कहलाता है रीगल चौक पे मौजूद हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। तमाम एक एसओपी जारी की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से कमिश्नर कराची को फौरी तौर पर अमल दरामद के लिए कि वो ताजिरों को, छोटे ताजिरों को फौरी तौर पर एक एसओपी दें, जिसके तहत ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र और जरासीम कुश स्प्रे के लिए कहा गया था। एसओपी पर अमल दरामद के लिए अगर देखा जाए तो चंद कारोबार खोले गए और कुछ जो है शहरी बाहर निकले, ताहम उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। समाजी फासलों पर खास तौर पर अमल दरामद कराना था। सिंध हुकूमत के मातहत जो इदारा है ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर की जितनी टीमें हैं वो नाकाम नजर आई हैं। अगर वो कोशिश करते कि जिन लोगों ने एसओपीज़ पर अमल नहीं किया, आधे ऑनलाइन सर्विस के तहत जो आधा शटर खोलने की इजाज़त दी गई थी उस पर अमल दरामद नहीं किया है, तो उस पर बाकायदा तौर पर जुर्माने करते। कहीं जुर्माना नहीं हुआ। मेरे पस मंज़र में
आप देख सकते हैं कि अभी छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो उस वक्त तजारती सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, लेकिन ना तो उनके पास मास्क है ना ग्लव्स है और समाजी फासलों का भी बिल्कुल कोई ध्यान नहीं किया जा रहा। उसके साथ साथ अगर अमल दरामद किया जाता, सही उम्मीद करते हैं कि जब ये कारोबार मुकम्मल तौर पर तो ताजे बिरादरी और जो दुकानदार हैं वो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद जरूर करें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे अफसर परवेज हमारे साथ मौजूद थे। अब आते हैं जनाब एक बड़े अहम मसले की तरफ। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों समेत तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया है। किसी भी तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात नहीं होंगे और तुलबा को पिछले इम्तिहानात की बुनियाद पर आइंदा क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। तालीमी इदारे हैं 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। इतने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के, वो हमने कैंसिल कर दिए गए। पिछले साल का रिजल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिजल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिजल्ट होगा। कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। बच्चों की सेहत के लिए और वालिदैन की तसल्ली के लिए ये दो बड़े अहम फैसले किए गए। अलबत्ता सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का कहना था कि इम्तिहानात होने या न होने का फैसला मुताल्लिका महकमे की स्टीयरिंग कमेटी आइंदा चंद रोज में करेगी। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया है और असातिज़ा की तनख्वाहें फिक्स और मुल्क भर में 90% स्कूल की इमारतें किराए पर हैं। उनको ये कहना था हुकूमत SOPs जारी करे और 1 जून से मुल्क भर में स्कूल खोलने का ऐलान करे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर तालीम महमूद साहब। शफ़क़त महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शामिल रमज़ान में वक्त दिया। ये कहेगा कि तालीमी इदारे बंद रखने के हवाले से स्कूल एसोसिएशन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। क्या SOPs के साथ उन्हें खोलना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमने सारों सूबों ने बैठ के इस पर मुशावरत की। उसके बाद हमने इनफॉर्मल सर्वेस कराए पेरेंट्स के, सब कुछ, और ये रिएक्शन तो चंद लोगों की तरफ से आ रहा है। मेजॉरिटी ने इस फैसले को सराहा है कि ये वक्त अभी नहीं आया कि स्कूल खोले जाएं। हमने एहतियात करनी है और तलबा की सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये तकरीबन यूनानिमस फैसला था सारे स्कूलों का और वफाक का। अच्छा बताएं, जो इम्तिहान देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से क्या फैसला किया गया है? ये इतलात भी हैं कि तालीमी बोर्ड्स प्राइवेट स्टूडेंट्स को प्रमोट ना करने पर गौर कर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस वरीड हैं कि अगर स्कूल जल्दी ना खुले तो उनके लिए हो सकता है वालिदैन फीसें कम दें या उनको लिए पेमेंट का कोई मसला हो, तो ये चीज़ हमारे जहन में है, लेकिन बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद ये जो 9th में बच्चा है और उसका इम्तिहान नहीं हुआ तो वो 10th में प्रमोट हो जाएगा और 10वीं का जो कंपोजिट इम्तिहान है वो लेगा। उसके बाद जो 10वीं का इम्तिहान जो ले चुका है उसके रिजल्ट के ऊपर 11वीं में प्रमोट हो जाएगा। जो 11वीं में का इम्तिहान दे चुका है उसकी बुनियाद पे उनकी यूनिवर्सिटी में जिनका 12वीं का इम्तिहान नहीं हुआ उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने की बुनियाद पे हो जाएगी, और जिनका 11वीं का इम्तिहान नहीं हुआ उनका कंपोजिट इम्तिहान 12वीं में होगा। तो सारी चीज़ों का हमने हल किया है। मंडे को हम इसके ऊपर एक पूरी डिटेल प्रेस रिलीज इशू करेंगे इंशाल्लाह। इस पे डिटेल प्रेस रिलीज शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे शफ़क़त महमूद। और अब हम बात करेंगे माहिर तालीम इमरान जोफ़ा से। इमरान जोफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, हमें शामिल रमज़ान में हमें वक्त दिया। ये कहेगा कि वफाकी हुकूमत ने इम्तिहानात के बगैर तलबा को अब अगली क्लासों में प्रमोट करने का फैसला किया है। आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है उन स्टूडेंट्स के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस फैसले के ऊपर कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि पाकिस्तान में जो तरजीहात है उसमें तालीम सबसे नीचे है। पाकिस्तान के अंदर 3% से भी कम GDP तालीम के ऊपर दी जाती है। दुनिया में 200 से कुछ ज़्यादा जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान का तालीम के हिसाब से 164वां नंबर है।
दुनिया भर के अंदर जो हाई स्कूल है 12 जमात है, उसकी बुनियाद के ऊपर बताया जाता है कि उनका लिटरेसी रेट क्या है। हमारे यहाँ सिर्फ अगर कोई 15 साल का बच्चा जो स्कूल से बाहर है और वो पढ़ सकता है, लिख सकता है अपना नाम, उसको वो तालीम याफ्ता जो है वो कहते हैं। लिटरेसी रेट उसके बावजूद भी अलमिया ये कि हमारा 58% आता है, ये गैर मंतकी कैलकुलेशन के बाद भी। इसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो एज है ये है 14 से लेकर 18 साल तक। आप पाकिस्तान के फिगर्स उठा लीजिए, हेल्थ के फिगर्स उठा लीजिए, कोविड वालों एक्सपर्ट्स को उठा लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ के पाकिस्तान के फिगर्स उठा लीजिए, ये सबसे कम जो है वो असरअंदाज है ये वाले एज के बच्चे जो कि 20 साल से कम है। 83% लोग वो है जो कि 20 साल और उससे अबव शुरू होते हैं। तो भाई ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर इम्तिहान क्यों नहीं हो सकता जब सारे मैरिज हॉल खाली है, बैंकेट हॉल खाली है, जिम्नेजियम खाली है, पार्क खाली है, जब सब कुछ खाली है तो ये 3/6 बड़ी अहम बात कही आपने। मैं चाहूंगा इसके हमारे साथ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सिंध के सदर शरफत जमान साहब मौजूद हैं, उनका भी इस पे जरा ओपिनियन ले लें। शरफत जमान साहब, आपका क्या कहना है? बोर्ड्स के जो एग्जाम कैंसिल किए गए हैं, बेहतर फैसला है, गलत फैसला है? आपका नैरेटिव जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल गलत फैसला है। इस किस्म की हमाकत करना नहीं चाहिए किसी भी जानिब से, ना सूबे की जानिब से, ना वफाक की जानिब से, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसका नुकसान अभी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आइंदा 10 सालों में इसका बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान में नजर आएगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि देखें 30 से 35% बच्चे हर साल सप्लीमेंट में के एग्जाम में अपीयर होते हैं हर साल, और हमारे पास टोटल में जो है वो 32 तालीमी बोर्ड है, और 32 तालीमी बोर्ड में इन टोटल में आप देख लें कि 38 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो इम्तिहान में अपीयर होते हैं, यानी 38 से 40 लाख तक के बच्चे इम्तिहान में अपीयर होते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपको नहीं लगता कि इससे टाइम का ज़िया भी होगा? नहीं, मैं आपको एक चीज और भी बता रहा हूँ ना, इसको जरा नोट कर लीजिएगा प्लीज। 2 लाख प्राइवेट स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान में और तकरीबन 5 लाख के करीब गवर्नमेंट स्कूल हैं। ये 7 लाख तालीमी इदारे बनते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास कोई ऐसे समझदार लोग मौजूद नहीं है जो आपको ये मशवरा दे सकें कि इम्तिहानात लेने के 100 तरीकेकार हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक सेंटर बनाकर उसके अंदर 1000-1200 बच्चों को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कि इम्तिहानात में बच्चों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा सकती है और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी मद्देनजर रखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें आगे करने के लिए। शरफत जमान साहब, इमरान जोफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे इस डिसीजन पे जिसमें बोर्ड के इम्तिहानात कैंसिल करने का फैसला किया गया। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। कोरोना के इस टाइम में फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, इसलिए अपने किचन में आज आपको बनाना सिखा रहे हैं क्रीमी फूड चाट। पता भी नहीं चला, देखें बातों बातों में घंटा गुजर गया, वक्त हो गया हेडलाइन सुनने का। हेडलाइन सुन के वापस आते हैं, अगले घंटे में आपके साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको। शाम रमज़ान में बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने को इस घंटे में, मगर उस सबसे पहले क्या करते हैं हम? टॉप स्टोरी शेयर करते हैं आपके साथ। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा है कि अगर कल पंजाब खुल जाता है तो सिंध के ताजिर भी मार्केटें खोल लेंगे। दूसरी तरफ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल 9 मई के बजाय 20 से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है।
अभी आपको सक्खर से अहम खबर देते चले हैं कि महकमा खुराक में अरबों रुपए की खोट-बुट पर नैब सक्खर हरकत में आ गया। डीजी नैब सक्खर की ज़ेर सदारत इजलास में 4 रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे लाल असद पठान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। असद, क्या इस हवाले से तफसीलात सामने आई हैं? जी मदिया, डीजी नैब सक्खर इरफान बेग ने आज अपने नैब के बोर्ड के इजलास की सदारत की, जिसमें उन्होंने 3 केसेस की मंजूरी देने के बाद तीनों रेफरेंसेस जो है वो चेयरमैन नैब को इस्लामाबाद भिजवा दिए हैं, जिनकी मंजूरी के बाद उनको बाकायदा कोर्ट में दायर कर दिया जाएगा। उसमें 3 केसेस बनाए हैं। तकरीबन ये 1.25 अरब रुपए के 3 केसेस हैं, जिनमें सक्खर, लाड़काना, खैरपुर और गंदकोट के महकमा फूड से ताल्लुक़ रखने वाले DFC, DTs और डायरेक्टर्स वगैरह शामिल हैं, जिन्होंने मिली भगत करके सिंध हुकूमत को और महकमा फूड को 1.25 अरब रुपए का चूना लगाया है। और इसी तरह एक दूसरा इंक्वायरी का आगाज़ सक्खर में किया गया है, जो तकरीबन 1 अरब रुपए की इंक्वायरी है। सक्खर में महकमा फूड के अफसरान ने मिली भगत करके सक्खर के मुख्तलिफ गोदामों से गंदम चोरी की है और खुर्द-बुर्द की है, उसकी भी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। जैसे वो इंक्वायरी मुकम्मल होती है और रेफरेंस की सूरत अख्तियार करती है, तो फिर उसको डीजी नैब रेफरेंस की सूरत अख्तियार देकर उसको इस्लामाबाद चेयरमैन नैब की तरफ भिजवा दिया जाएगा, ताकि वो भी रेफरेंस दायर कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लाल असद पठान, हमारे ब्यूरो चीफ सक्खर हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे इस हवाले से तफसीलात से। एक और अहम खबर शामिल करते चले। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को एक और केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस का सवालनामा भेज दिया। शहबाज शरीफ को जवाबात 18 मई को जमा कराने की हिदायत की गई है। चोलिस्तान में 400 किनाल गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्ज़ाम है। नैब का कहना है कि शहबाज शरीफ समेत दीगर ने सरकारी ज़मीन खिलाफ कानून इस्तेमाल किया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चोलिस्तान में 14,400 किनाल गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्ज़ाम है और नैब ये कह रही है कि शहबाज शरीफ समेत दीगर ने सरकारी ज़मीन खिलाफ कानून इस्तेमाल की है। केस में बलीगुर रहमान समेत दीगर से भी तफ्तीश की जा चुकी है। नैब इस हवाले से अब मजीद तफ्तीश करेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं कि दरियाए सिंध से मुंसलिक जंगलात की लाखों एकड़ जमीन पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने नैब से कब्जे खाली कराने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिस पर चेयरमैन नैब ने डीजी नैब को टास्क दे दिया है। घोटियों कश्मीर से हैदराबाद तक जंगलात की लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा है। अंग्रेज दौर और क़याम पाकिस्तान के बाद की हुकूमतों ने 62 अफराद को हजारों एकड़ जमीन लीज पर दी। मुआहिदे के मुताबिक 25% जमीन पर दरख्त लगाए जाने थे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं ब्लड डिजीज़ के स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर ताहिर शमसी ने कोरोना से शिफायाब होने वाले अफराद से अपील की है कि वो वायरस से मुतासरा दीगर लोगों के बचाव के लिए आगे आएँ और उनका अपना प्लाज्मा फराहम करें। उनका कहना था कि कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद भी मुआलिजीन की तरह मसीहा बन सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें कोरोना पॉजिटिव हो और सिम्टम्स ना आए हों, उनके खून से प्लाज्मा निकालकर कम अज़ कम 2 लोगों को सेहतियाब किया जा सकता है। साथ उन्होंने भी वाज़ेह किया कि सरकारी हो या निजी अस्पताल, प्लाज्मा डोनेट मुफ्त किया जाएगा और प्लाज्मा टेक्निक से कोरोना मरीजों को ICU वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस हवाले से डॉक्टर ताहिर शमसी हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, बल्कि इनफैक्ट वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि अब तक कितने अफराद ने आपकी तवक्को से ज़्यादा या आपकी तवक्को से कम कितने अफराद ने अब तक प्लाज्मा डोनेट किया है? बहुत थोड़े, तकरीबन 40 अफराद ने अभी तक प्लाज्मा डोनेट किया है। और हमें जो ज़रूरत है कि जो क्लिनिकल ट्रायल है पैसिव इम्यूनाइजेशन का, उसके लिए तो हमें तकरीबन 310 अफराद की प्लाज्मा की और ज़रूरत है। और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो कम से कम भी 7 से 8 हज़ार कोरोना वायरस से जो रिकवर हो चुके हैं लोग, उनको आगे आके अपना प्लाज्मा देना पड़ेगा, ताकि हम पूरे मुल्क में ये अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल किया जा सके।
सही। डॉक्टर साहब, हम ऑलमोस्ट रोज़ ही इस हवाले से खुद भी अपील कर रहे होते हैं और हम बार बार आपका मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने ये भी बता दिया कि अब जो प्लाज्मा डोनेट करना है उसका प्रोसीजर भी मुफ्त होगा और 2 हफ्ते के बाद जो भी कोरोना से रिकवर किया है वो बड़े आराम से प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। लोग ये परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद इम्यूनिटी लेवल इतना गिर जाए कि दोबारा से कोरोना ने उनको घेर ले। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बाकायदा चेक कर रहे हैं कि जो लोग जिस वक्त प्लाज्मा दे रहे होते हैं उस वक्त उनके एंटीबॉडी भी हम चेक करते हैं और कोरोना की मौजूदगी उनके जिस्म के अंदर उसको भी चेक किया जाता है पीसीआर से। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी एक डोनर में भी इस बात की अलामत नहीं मिली कि उसको कोरोना वापस आ रहा हो। तो ये तो बिल्कुल से एक सेफ प्रोसीजर है और इसको कोई भी शख्स आके प्लाज्मा जो रिकवर हो चुका हो वो प्लाज्मा डोनेट करे और इस हद तक सेफ है कि 1 हफ्ते के गैप के बाद वो दोबारा भी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है बगैर किसी कमजोरी के। बगैर किसी कमजोरी के। उसके बावजूद डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं लोग बड़े रिलक्टेंट हैं, तो कोई अपील अगर आप करना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो आपके चैनल के तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उन तमाम अफराद से जो जिन पर अल्लाह ताला ने जिनको नई ज़िंदगी दी और वो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं, तो वो आगे आएँ और अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा को डोनेट करें। हर एक को कराची नहीं आना होगा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। कराची के रहने वाले NIPD आए, कराची में डोनेट करेंगे। अगर हैदराबाद और उसके आसपास के शहरों के रहने वाले हैं, वो लम्प्स जो यूनिवर्सिटी है जामशोरों में, वहाँ पर ये सेंटर बना हुआ है। सक्खर के आसपास के रहने वाले सक्खर के रीजनल ब्लड सेंटर में देंगे। पेशावर के रहने वाले हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इस्लामाबाद के आसपास के रहने वाले पिम्स इस्लामाबाद में देंगे। लाहौर के रहने वाले लाहौर और उसके आसपास के जो शहर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और PKLI, ये 2 जगहें हैं जहां पर वो आगे आके अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो ये चंद जगहें हैं जहां पर प्लाज्मा डोनेट करने की फैसिलिटीज़ कायम हो चुकी हैं। आगे आइए और अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। ये बहुत सख्त वक्त है हमारे मुल्क के ऊपर और इंसानियत के ऊपर। प्लीज़ जान बचाइए लोगों को। प्लीज़ आगे बढ़िए और जान बचाइए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब हमारे साथ थे और वो एक शख्स जो कि अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। आपका प्लाज्मा आगे 2 लोगों की जान बचा सकता है, इसलिए अपना प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें। हज़ारों की तादाद में शफात लोग रिकवर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 40 ही लोग ऐसे आए हैं जो कि कोरोना से रिकवर हुए हैं और उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट। रिलक्टेंसी है काफ़ी हद तक लोगों में। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय रियासत पंजाब की, कि जहाँ पे बल्कि उस हवाले से हम ज़रा थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा बात करते हैं कि अब ओवरऑल जो है कोरोना के हवाले से क्या स्टेटस है पूरी दुनिया में, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में भी जो तादाद है मुतासरीन की वो 26,000 से तजावज़ कर गई है और जो अमवात की तादाद है वो तकरीबन 600 हो चुकी है। बिल्कुल शबाद। और दुनिया भर में आज मजीद 19,000 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 500 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। कोरोना के सेहतयाब मरीजों की तादाद जो है वो अब 13,44,260 हो गई है। इस हवाले से हमने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, वो तो जनाब एक तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि बरतानिया में अक़लियती अफराद के अंदर कोरोना से मुतासर होने का खदशा 2 से 3 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तानियों में कोरोना से मौत का खतरा 3.2 गुना, जबकि कोरोना से सबसे कम खतरा मकामी सफ़ेद फार्म आबादी को है। इस हवाले से देखते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे फरीद कुरैशी की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन ने एक तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके मुताबिक बरतानिया के अंदर कोरोना वायरस से अमवात का खतरा सबसे ज्यादा अकलीती कम्युनिटीज को है और अकलीती कम्युनिटीज के अंदर भी पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इस खतरे का शिकार हैं। अभी तक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों को मुकामी आबादी से तकरीबन 4 गुना ज्यादा खतरा है। ताहम अकलीती कम्युनिटीज के अंदर हलाकतों की सबसे ज्यादा तादाद इंडियंस की है जो अब तक 492 है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की लेक्चरर नादिया बुखारी इस हवाले से तफसीलात बता रही है। हमारे UCL के रिसर्चर्स ने रिपोर्ट पब्लिश की है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो कोरोना वायरस के मरने का इम्कान है वो बाकी कम्युनिटी से 3.29 टाइम्स ज़्यादा है। हेल्थ लिटरेसी और हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सेस करना एक इशू है हमारी कम्युनिटी में लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी के लोग लॉकडाउन का पूरा एहतराम नहीं कर सक रहे हैं। एक और फैक्टर ये भी है कि फ्रंट लाइंस पर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स बड़ी तादाद में हैं जो कोरोना वायरस बड़ी आसानी से कंट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरा मशवरा हमारी कम्युनिटी के लिए ये है कि प्लीज़ जहां हो सके लॉकडाउन का एहतराम करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएं।
अगर आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं तो प्लीज अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। हुकूमती हिदायत, सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर कवानीन पर अमल करके ही हम इस वबा से निकल सकते हैं। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। और जो शफाफ इसका वाहिद इलाज है वो कहने में तो बहुत बहुत आसान है, इसलिए लोगों को लगता है कि जो आसान चीज़ होती है वो उसको अमल दरामद नहीं करना चाहिए। और हम बात कर रहे होते हैं एहतियात की, सो जितनी एहतियात करें उतना आपको बेहतर है, क्योंकि अभी भी दुनिया जहान में कोरोना ने अपनी तबाहकारियाँ वैसी मचाई हैं। अरे जी, ये तो बात हो गई ज़रा कोरोना की, और चूँकि रमज़ान मुबारक है, कल इंशाल्लाह 15वां रोज़ा, आधा रमज़ान गुजर चुका होगा। तो जब रमज़ान का दौर होता है और जब रमज़ान का ज़माना होता है, जिसे हम जो कराची के मकामी लोग हैं वो रमज़ानों कहते हैं, तो जब रमज़ानों में का दौर होता है तो लोगों की तरफ ज़रा रुझान बढ़ जाता है कुरान ख़ानी का, और कुछ लोग जो है वो कुरान पढ़ने के साथ साथ तर्जुमे में और हदीस में भी दिलचस्पी लेते हैं। बिल्कुल शफात, लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान मुबारक में नेकियां समेटें। सो एक मकामी IT इंजीनियर हैं जिनका नाम जाहिद हुसैन चीपा है, आप जानते हैं, और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त ऐप बनाई जिस ऐप का नाम था इस्लाम 360। और इस ऐप से आप सिर्फ चंद सेकंड्स में कुरान पाक से किसी भी मौजू को सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में कुरान पाक को रोज़ाना पढ़ा जाता है, लेकिन किसी मखसूस मौजू की तलाश करना आसान नहीं है। अगर एक शख्स जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, लेकिन कभी उसे पूछे कि जी आप ये बताएं कि कुरान पाक में झूठ बोलने वालों के हवाले से क्या आयात हैं, तो उसके लिए ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जाहिद चीपा साहब की जो ये ऐप है, जिन्होंने 2007 में तैयार करना शुरू की थी, और इट टुक हिम लाइक 10 गुड ईयर्स, और 10 साल की मेहनत के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त ऐप शफात उन्होंने लोगों के सामने रखी। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं चीपा साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आज? और आज अब स्क्रीन से लगे बैठे हैं, जी छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो इसलिए कि बेसिकली मैं दिखाना चाहता था कि जो आप काम मजीद इम्प्रूव हो चुका है, अच्छा। तो उसमें क्या क्या बेहतरी आ चुकी है, तो वो मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहता था। अच्छा जाहिद साहब, हर साल आपका सॉफ्टवेयर एक तरीके से अपडेट होता है। बेसिकली देखिए मदिया, काम ये है कि इस्लाम 360 पे हम 11 महीने तक तो काम करते रहते हैं, और ये बेसिकली माजरत के साथ वी आर सीजनल मुस्लिम, तो हमारा वो सीजन आता है तो फिर हम वो बताने आते हैं कि अब क्या काम हो चुका है। अच्छा भाई, तो मैं 2 साल से ऐप यूज कर रहा हूँ और ऑनेस्टली इट्स फिनोमिनल। लेकिन एक चीज जरा बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो उनका कहना है कि यार कुरान के हवाले से अगर आपने पढ़ना है ना, तो कुरान में मतन बड़ा ज़रूरी है और साबिक़े इलाके देखना बड़ा ज़रूरी है कि सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में आयत जो है उसका नज़ूल हुआ है, रेफरेंसेस, उसका वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। कि अगर आप कुरान मजीद, ये मैं आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले कर देता हूँ, कि अगर मैं इस वक्त ये आपको जो आयत दिखा रहा हूँ, कि ये जो आयत आपको इस वक्त नजर आ रही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसको मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, फिर आपकी बात के सवाल की तरफ आता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं इस आयत पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको प्ले करता हूँ, तो वो आपसे पूछता है कि इसको आप सुनना चाहते हैं। मैंने कहा जी सुनाइए, तो ये आपको प्ले करके सुनाइए। आपने चाहा कि मैं इसको याद करना चाहता हूँ, तो ये रिपीट की फैसिलिटी है। ये इस आयत को 1 लाख मरतबा चलाएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। अच्छा, आपने कहा, जो अभी आप मुझसे बात कर रहे थे कि जनाब के इस आयत के ऊपर वो साबिक़े और लाहके कहाँ पर क्या शान नुज़ूल था, क्या चीज़ें थी, हमने इम्प्रूवमेंट अब ये की है कि आप इस आयत को पढ़ते हुए यहीं पर ये ट्रांसलेशन है, इस पर मैंने क्लिक किया, जितने मकातिब फ़िक्र की ट्रांसलेशन हैं वो सब की सब, वो स्क्रीन बहुत छोटी हो रही है, ये सारी आपको एक साथ नजर आएगी, तमाम मकातिब फ़िक्र की। अब जो आप बात कर रहे थे, मैं ज़रा उसके बारे में ज़रा अब ये भी बता दीजिए कि किन किन उलमा की तफसीर आपने शामिल की है। जी मैं बताता हूँ। इसमें आपके पास अहले तशय्युह की ट्रांसलेशन मौजूद है, इसमें अहले हदीस की मौजूद है, अहले सुन्नत वल जमात की मौजूद है, इसमें देवबंद की मौजूद है, तमाम मकातिब, जिसमें नाम बता देता हूँ, जिसमें आपके पास मोहम्मद जूनागढ़ी साहब मौजूद है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ट्रांसलेशन है, इसमें कंजुल ईमान मौजूद है, ताहिरुल कादरी साहब की, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब से लेके आपने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मतलब तकरीबन तमाम मकातिब फ़िक्र कवर हो गए। अब मैं तफसीर की जो बात कर रहा था, ये तफसीर पे क्लिक कीजिए तो ये तफसीर आपके पास यहीं पर एक वक्त ही उसी वक्त ही मौजूद होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं और डिटेल में चाहता हूँ, तो जरा देखिए, अगर जैसे मैं अहादीस की रोशनी में भी देखना चाहूँ तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, इससे पहले मदिया, वो ये बात है कि जो अभी आप बात कर रही थी कि झूठ के मुतालिक कुरान मजीद में कहाँ जिक्र है। मैं इस सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ, वो आपसे पूछेगा आप इंग्लिश में लाई लिखेंगे, उर्दू में झूठ लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, अरबिक में लिखेंगे, टर्किश में लिखेंगे, मराठी में लिखेंगे, नेपाली में लिखेंगे, 19 ज़बानों पे हम काम मुकम्मल कर चुके हैं। वाओ, अमेजिंग। मैंने यहाँ पे देखिए टाइप कर दिया है झूठ, जो अभी आप बात कर रही थी जी, ये मैंने झूठ टाइप कर दिया, सर्च का बटन दबाया, बगैर इंटरनेट के ढूंढ लाया 43 आयात है। ये मैंने क्लिक किया,
अब आप इसकी उर्दू और मैंने यहाँ पे आ गया झूठ का जिक्र। मैंने कहा कि मुझे इसकी उर्दू पढ़नी है, ये उर्दू पे आपने क्लिक किया, ये सारी ट्रांसलेशन मौजूद है। मैंने क्लिक किया और आप इसको सुनना चाहते हैं। उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया और उनके झूठ। मैंने कहा नहीं, मैं इसकी तफसीर पढ़ना चाहता था। ये तफसीर पे क्लिक कीजिए, ये तफसीर इसमें तकी उस्मानी तफसीर मौजूद है, फिर 5 ऑप्शन मौलाना मौदूदी साहब की, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर मौजूद है, डॉक्टर इरशाद साहब की मौजूद है, मुफ्ती सईद साहब की मौजूद है, इफ़त मकबूल साहिबा की है, तिबियानुल कुरान है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, तमाम मौजूद है। अच्छा, मॉडर्न और क्लासिकल का बड़ा अच्छा बैलेंस रखा है आपने, मतलब जो कदीम तफासिर हैं वो भी मौजूद हैं और जो मॉडर्न तफासिर हैं वो भी आपने रखी है। एक बहुत छोटी सी बात, हमने इस पे काम ये किया है कि हमने एक ट्रांसलेशन ली है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले या पुरानी ट्रांसलेशन, और एक ली है हमने जिद्दत के साथ जो कि जबान का फर्क आता रहता है, तो वो तमाम चीजें इसमें मौजूद है। एक मजे की चीज आप जरा देखिए, अभी आप जो कुरान की आयत की तिलावत कर रहे थे ना, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कुरान मजीद में 77,881 वर्ड्स हैं। मैं हर वर्ड की अगर डिक्शनरी देखना चाहूँ, ये मोर के बटन पे मैंने क्लिक किया, सारे वर्ड्स अलग अलग हो गए। मैंने कहा मरदुन के जरा मानी बताइएगा, मरदुन की पूरी डिक्शनरी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यही नहीं, आप ये चाहते हैं कि नहीं यार, मैं गाड़ी चलाते हुए अगर मेरे बोलने पे ये सर्च कर ले, तो जरा कमाल देखिएगा, मैं बगैर लिखे बोलकर सर्च कर रहा हूं, जरा देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान में ये 7 मकामात पर है, सबके सब आ गए। जबरदस्त। यही नहीं, आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप अगर अपनी तजवीद को बेहतर करना चाहें, तो मैं जरा ये स्क्रीन सही कर लूं, ये रेसिटेशन का ऑप्शन, ये देखिए जरा किस तरह के मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं एक आयत लेता हूं, ये अल्लाहुस समद, मैंने कहा जरा इसको पढ़ के सुनाओ। कहते हैं ऐसे पढ़ते हैं, अब मैं इसको गलत पढ़ूंगा तो ये इसको रेड कर देगा। लम यलिद वलम यूलद, कह रहा है जी सब गलत पढ़ा है आपने। अब मैं इसको सही पढ़ूंगा, वैसे आप दूर बैठे हैं, अगर आप करीब होते तो आपसे पढ़वा लेता। अल्लाहुस समद, और ये अल्लाहुस समद ग्रीन हो चुका है, ये काम करता है। अहादीस का इसके अंदर 78,000 अहादीस हैं जिसका डेटा इसके अंदर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें पूरी सियासत, पूरी सियासत जबरदस्त, ये सब बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा, सब मौजूद है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैंने अपना छोटा सा मोबाइल फोन निकाल लिया, वो स्क्रीन पर नहीं दिखा सकूंगा मैं आपको, लेकिन बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये दुनिया की वाहिद एप्लीकेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। दूसरा काम ये है कि अब ये 7.3 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं इसके, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 233 कंट्री यानी 233 ममालिक में ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल की जाती है। अब जरा कमाल देखिएगा, ये मदिया आपके लिए बड़ा अमेजिंग होगा, नई चीज है आपके लिए। क्योंकि मैं 5 सालों से, मैं अभी तक 5 साल हो गए कराची में, कोई एक ऐसा रमजानी जो जिसमें आपसे मुलाकात ना हुई हो। अब जरा देखिएगा आप, दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर। तर्जुमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा। अच्छा यही नहीं, देखिए प्ले हो गई है। अब मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ, आप उस पर हैरान होंगे। दोस्तों के साथ बहस हो रही है, हदीस में तलाश कर दोगे? आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिरमिज़ी। आप सुनन तिरमिज़ी में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज। अगर मेरा कैमरा इसको फोकस कर सके तो ये 453 अहादीस हैं नमाज के मुतालिक जो मेरे बोलने पर लेकर आ गया। इसके लिए आपको पढ़े लिखे होने और अनपढ़ का फर्क खत्म हो चुका है। कितनी जबानों में वॉइस रिकॉग्निशन इंजन डेवलप कर चुके हैं? 19 जबानों में। 19 जबानों में। दैट इंक्लूड्स मराठी, दैट इंक्लूड्स हिंदी, दैट इंक्लूड्स नेपाली, दैट इंक्लूड्स अरबिक
टर्किश, दैट्स अमेजिंग। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम की तरफ भी आ जाते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये है शिपा साहब कि जैसे अगर डिफरेंट फ़ोन्स में ये ऐप डिफरेंट तरीके से काम करती है, अगर हम आईफोन में इसमें करें तो आईफोन में डिफरेंट तरीके से काम करती है, ऐसा क्यों है? देखिए, काम करने की सिर्फ वजह नहीं, मैं रीज़न थोड़ा समझा देता हूँ, आपको बात खुद ही समझ आ जाएगी। आप जो एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसका एक मैकेनिज्म है, उसमें बैक वगैरह सारे जो बटन होते हैं वो बॉटम में होते हैं, ये रूल है एंड्रॉइड का। आईफोन में जितने भी बैक और उसके बटन होते हैं वो सारे होते हैं टॉप पर, ये रूल है आईफोन का। तो बस सिर्फ इसको फॉलो करना पड़ता है, इसके अलावा सारी चीजें बिल्कुल सेम है। इस्लाम 360 अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप प्ले स्टोर, अगर एंड्रॉइड फोन के यूजर हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर लिखें इस्लाम 360, और अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पर जाकर लिखें इस्लाम 360। एक मैं मजे की बात बताऊं कि रमजान जब स्टार्ट हुआ, जो मैं सीजनल मुस्लिम की बात कर रहा था, 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 7 दिनों में हमें ऑडियो की जो रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं वो 25.5 करोड़ से ज्यादा हैं। वाह। अगर हम हर रिक्वेस्ट पे सिर्फ 1 सेंट भी चार्ज करते तो सोचिए अमाउंट क्या बनता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने अम्मा अब्बा की बख्शिश है। क्या बात है बहुत दे वुड बी रियली प्राउड ऑफ यू शिपा साहब कि आपने ज़बरदस्त बहुत अच्छी ऐप बनाई, उसमें 19 ज़बानें आपने ऐड की और 19 ज़बानों की वजह से 200 से ज़ायद मुल्कों में ये ऐप इस्तेमाल की जा रही है। लोग इसकी वजह से कुरान समझ पा रहे हैं, कुरान की आयत तक पहुँच पा रहे हैं और सही मफहूम जो है वो ले रहे हैं, ना सिर्फ कुरान की आयत की रोशनी में बल्कि हदीस की रोशनी में भी। बहुत शुक्रिया जी, ज़ाहिद शिपा हमारे साथ मौजूद थे और हम आज डिस्कस कर रहे थे आपसे इस्लाम 360 ऐप के वाले से। तो जो लोग एंड्रॉइड को लेकर, आईफोन को लेकर परेशान होते हैं ना कि जी एक साथ सही दोनों में फंक्शन नहीं करी, तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे काम करेगी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाम रमज़ान में हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। शफात, तकरीबन 10 दिन पहले हमने हेमोफीलिया के हवाले से जो डे मनाया गया था, हमने उस हवाले से आगाही दी थी और आज जो है वो दुनिया भर में थैलेसीमिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते कि एग्जैक्टली थैलेसीमिया किस बीमारी का नाम है। ये खून की एक मौरूसी बीमारी है जिसमें मियारी खून नाकाफ़ी बनता है और ये खून में हेमोग्लोबिन का पैदाइशी एक नक्स भी होता है। इस जो बीमारी है इसकी कुछ टाइप्स हैं, यूजुअली 3 टाइप्स हैं। एक ऐसा जोड़ा जो थैलेसीमिया माइनर हो, अगर उनकी शादी हो तो 25% इम्कान होता है कि जो आने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला हो सकता है। जो मेजर के मरीज़ होते हैं उन बच्चों को पैदाइश के कुछ अर्से के बाद से ही इंतकाल खून शुरू हो जाता है और ताहयात जारी रहता है। इसी तरह इस बीमारी का जो मुकम्मल इलाज है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो कि ज़ाहिर है बड़ा महंगा इलाज है और हर आदमी उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और जो कॉन्टीन्यूसली जो खून की ट्रांसफ्यूजन्स होती रहती हैं, जो इंतकाल खून होता रहता है, उसकी वजह से मरीज़ में आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से वो एक पर्टिकुलर फेस स्ट्रक्चर और जिस्म की एक पर्टिकुलर साख्त भी बन जाती है। स्किन का भी कलर जो है वो एक पर्टिकुलर किस्म का हो जाता है, जिससे पूरे फीचर्स जो हैं वो थैलेसीमिया के, अगर पेशेंट्स के जो हम बच्चे देखते हैं, हम थैलेसीमिया के बच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि आप हार्डली देखेंगे कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो 25 साल, शायद 25 साल मैंने बहुत ज़्यादा उम्र बता दी, लेकिन आपको बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो कि 25 साल की उम्र भी क्रॉस करते हैं। जी जनाब, और इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, अब से हम कोशिश रब्ता भी हो जाए, CEO थैलेसीमिया केयर सेंटर काशिफ इकबाल साहब, हम कोशिश करें उनसे रब्ता करें और उनसे आज के दिन के हवाले से बात करें जो बहुत ज़रूरी है। वो है मैं और आप और हम तमाम अफराद मिल के खून के अतियात दें। बिल्कुल इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ काशिफ इकबाल साहब मौजूद हैं। काशिफ इकबाल साहब, शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दुनिया जहान में थैलेसीमिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और अभी तक हम इस पर अवेयरनेस ही दे रहे हैं। आजकल के इस टाइम में जब कोविड-19 भी है, स्पेसिफिकली अब रमज़ान भी है, तो लोग ब्लड डोनेट नहीं करें। क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? इस कदर है थैलेसीमिया के बच्चों के साथ, आप ये अंदाज़ा करें कि हम कभी हम गलती से कह रहे थे, ये शर्मिंदगी से कहते हैं कि पूरे इंग्लैंड में 360 बच्चों को ब्लड लगता है। पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ब्लड लगता है। 1 लाख से ज़्यादा का मतलब आप समझ रहे हैं, हर महीने 2 से 2.5 लाख बोतलें बच्चे थैलेसीमिया वजह से अब ब्लड कहाँ से लाएंगे? काशिफ साहब, आपकी आवाज़ सही तरह सुनाई नहीं दे रही, कोशिश करते हैं आपसे एक बार फिर रब्ता करें। आज ख़वातीन और हज़रात थैलेसीमिया के हवाले से आगाही का दिन मनाया जा रहा है दुनिया भर में और ये बहुत ज़रूरी है कि हम और आप भी इस बीमारी के हवाले से जो स्टिग्मा रिलेटेड है और जिस तरह से इस बीमारी से
कि मुतासरा अफराद को हमने इस लॉकडाउन में तनहा छोड़ दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि रमज़ान मुबारक है, अगर हम इस हवाले से खून अतिया करेंगे तो शायद हम रोज़े से इतना रख नहीं सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खून अतिया कर सकते हैं। उलमा का इस हवाले से मौक़िफ़ मौजूद है, और जो इस वक्त आपके खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इन बच्चों को है। काशिफ इकबाल साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, आपकी आवाज़ के साथ मसला हो रहा था, इसलिए दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी प्लीज। अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। अच्छा ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि इस वक्त थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे 8 मई को जो मनाया जाता है पूरी दुनिया में, एक बच्चा था पेनॉफ, उसके नाम से, उसके बेटे के नाम से ये 8 मई का दिन मनाया जाता है। उसका इंतकाल हुआ था। आज पाकिस्तान के अंदर बड़ी गंभीर सूरत हाल है। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ब्लड लगता है एवरी वीक। आप कहाँ से ब्लड लाएंगे? यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, आपके कंपनियां बंद, कारखाने बंद, तो ये ब्लड कहाँ से आएगा? आप ये देखें कि ये हर बच्चे को हर 10 दिन में ब्लड चाहिए। कोरोना से तो मरे या ना मरे, ब्लड ना मिलने से हमारे बच्चे जरूर मर जाएंगे। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, एक तो ये अपील करता हूँ कि थैलेसीमिया मेजर की नस्ल को बचाने के लिए अपना थैलेसीमिया टेस्ट कराएं ताकि ऐसे बच्चे पैदा ना हो। फिर मैंने जैसे बताया कि पूरे इंग्लैंड में 360 बच्चे जिनको ब्लड लगता है, यहाँ 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ब्लड लगता है। आप कहाँ से ब्लड लेकर आएंगे? आप क्या करेंगे आप? तो आज इस इंटरनेशनल डे के मौके पे, थैलेसीमिया के डे के मौके पे मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते आप अपने नजदीकी थैलेसीमिया सेंटर में जाएं, इन बच्चों की जान बचाएं। 24 लाख बोतलें हर साल खून की थैलेसीमिया के बच्चों को चाहिए, हम इनको तो ब्लड दे ही नहीं पा रहे। तो ये 5-6 हजार जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसको तो रोके हम। ये रियासत की भी बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है। और मैं ARY का मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आज ARY पे आया, इसलिए कि ARY ने इतना इस मसले को उठाया है, थैलेसीमिया वाले को। पूरी टीम आपके यहाँ के लोग ब्लड देती है। हाल ही में बहुत बड़े पैमाने पे आप लोगों ने ब्लड दिया है, ये और कंटिन्यू पूरे पाकिस्तान के अंदर ये आपने सिलसिला शुरू करवा दिया ब्लड देने का। आज के प्रोग्राम के हवाले से, 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से मैं लोगों से कहता हूँ, इन बच्चों को स्पॉन्सर कर लें प्लीज, इन बच्चों को स्पॉन्सर कर लें, इनकी जिंदगी बचाएं, इनको ब्लड दें। ये काशिफ साहब, हम भी लोगों से अपील करेंगे, खुदारंद बच्चों को आगे बढ़े, ब्लड डोनेट करें, बच्चों को स्पॉन्सर करें। अच्छा काशिफ साहब, क्या ऐसी वजह है कि हमारे केसेस, दुनिया में जहाँ केसेस कम होते जा रहे हैं थैलेसीमिया के, हमारे पाकिस्तान में केसेस बढ़ते जा रहे हैं? 1 लाख बच्चा यहाँ पे थैलेसीमिया का पेशेंट मौजूद है। हाँ, ये हकीकत है। 1 लाख, ये इससे ज्यादा हो सकते हो। चलो शहर वाले तो पहुंच जाते होंगे नजदीक, गांव देहात वाले क्या होते हैं, लोगों ने मरने के लिए बच्चे छोड़े हुए हैं। अजीज रिश्तेदार अलग हो जाते हैं इनसे कि यार मोहम्मद इकबाल आ रहा है, ये ब्लड ना मांग ले। किसी के 4 बच्चों को ब्लड लगता है घर में, किसी के 6 बच्चों को ब्लड लगता है घर में। अल्लाह अकबर, कितनी मुश्किल परेशानी से ये गुजरते हैं। किराया नहीं होता आने के लिए कि दादी जी से कराची पहुंचे, दादू से कराची पहुंचे, बलूचिस्तान से कराची पहुंचे ब्लड लगवाने के लिए। कहाँ है? ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है इनको सहूलियात फराहम करना। और कोरोना जो चल रहा है, ये इसके अंदर मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, ब्लड देने से, लेने से कोई भी आपको जरासीम नहीं लगेंगे। अल्लाह के वास्ते इनकी जिंदगी बचाएं। आप वैसे हर मुश्किल से बचे रहेंगे, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक मर्ज है। मेरे अपने बेटे को, काशिफ इकबाल को 10-10 बोतल ब्लड लगता था महीने में, 16 साल जिंदा रहा है। ऐसे काशिफ पैदा नहीं होना चाहिए। ये जो बच्चे पैदा हो गए हैं, इनको ब्लड दें नौजवान लोग, हमारी माएँ बहनें ब्लड दें। हमारे नौजवान लोग आगे 24 घंटे ये अदारे खुले हुए हैं, जगह जगह जहाँ जिसके नजदीक अदारा पड़ता है। ये भी बताइएगा काशिफ, ये भी बताइएगा इकबाल साहब कि ये जो आपके मराकज़ खुले हुए हैं, इन मराकज़ में क्या खून देने की फैसिलिटी भी 24 घंटे अवेलेबल है? कोई टाइम तो मुख्तस नहीं है? जी नहीं, इसमें बिल्कुल 24 घंटे आप ब्लड दे सकते हैं। जैसे मैं पिंडी की मिसाल देता हूँ कि चकलाला स्कीम 3 में जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन 24 घंटे खुला हुआ है। सुंदर थैलेसीमिया फाउंडेशन 24 घंटे खुला हुआ है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर 24 घंटे खुला हुआ है। तो हमारी वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया लिखेंगे तो आपको सारे नंबर आएंगे। और हमजा थैलेसीमिया फाउंडेशन पेशावर में 24 घंटे खुला हुआ है। थैलेसीमिया सोसाइटी पिंडी में आप क्या, हम तड़प रहे हैं ब्लड के लिए, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, वो पॉजिटिव ब्लड नहीं है। खुले हुए हैं, जैसे काशिफ इकबाल साहब कह रहे थे कि हम तरस रहे हैं कि लोग यहाँ पर आके हमें ब्लड डोनेट करें। यहाँ पर बच्चे मुंतज़िर हैं कि आप लोग जाएं, ब्लड डोनेट करें, ताकि जो छोटे बच्चे जो हैं इनकी ज़िंदगी आप बचा सकें। एक आपकी खून की बॉटल 3-3 लोगों की जानें बचा रही है। हमारे साथ काशिफ इकबाल साहब मौजूद थे। और एक ही वाहिद सोल्यूशन है जो कि हम कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लें, थैलेसीमिया से बड़ी पेनफुल बीमारी है जिसमें आपको हर महीने, कुछ पेरेंट्स तो शफात महीने में 3-3
दफ़ा हम लोगों ने देखा हुआ है, अपने बच्चों को ब्लड उसके लिए लेके जाते हैं, ब्लड इन्फ्यूजन के लिए, कि प्लीज़ जब शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों का टेस्ट and introduce new blood into your families। एक ही खानदान के अंदर जो इनब्रीडिंग होती है उसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। एक अहम खबर शामिल करते चलें, वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुलाकात की है। फवाद चौधरी ने वजीर आजम इमरान खान को अपने मंसूबे मेड इन पाकिस्तान से मुतालिक ब्रीफ किया। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में तैयार मास्क, हिफाजती लिबास और दीगर मसनूआत पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने मेड इन पाकिस्तान मंसूबे मसनूआत की तैयारी पर वजारत की कारकर्दगी को सराहा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क के क़याम, ज़रूरी आलात की तैयारी जैसे मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। और अब हम लेने जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं शाम रमज़ान में। और शाम रमज़ान में बात होती है रोज़े की, ज़रूर लाजमी, क्योंकि रोज़ा ना सिर्फ ये कि आपकी दीनी फरीज़ा आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, कुछ रोज़े में मसाइल होते हैं खुराक के हवाले से भी, और आजकल के कुछ मसाइल जो हैं वो तो बड़े डिफरेंट हो गए। बिल्कुल शफात, और अगर साइंस को देखें तो साइंस ने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को बड़ा प्रमोट किया है, और हमारे पास नेचुरली एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो उससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं से फेस कर रही होती है, उसमें बॉडी को भी रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन अब मसला ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि हमें आदत है मिर्च मसाला खाने की, तो उसकी वजह से होता ये है कि हमें दिन भर भूख बहुत लगती है और हमारा एनर्जी लेवल बड़ा कम होता है, प्यास बड़ी लगती है। तो इसी वाले से ज़रा हम बिल्किस आपा से आज जानेंगे कि हम कहाँ पर गलती करें और क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए ताकि इन तमाम तर प्रॉब्लम से हम बचे रहें। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बिल्किस आपा, ये बताएं हम कहाँ पे गलती करें जहाँ पर हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत लगती है और निढाल हम अलहदा हुए होते हैं? हम शायद गलती सहरी में करते हैं, क्योंकि सहरी में हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, और जैसे या तो हम बहुत देर से उठते हैं, जैसे अजान से पहले उठ के फ़ौरन खाना, और जो रात का बचा हुआ सालन है उसको खाना है, और हमें ऐसा लगता है कि बस अगर हम नहीं खाएंगे तो कुछ हो जाएगा, और जो रोज़े की असल रूह है उसको हम तबाह कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा खाने से पूरा वक्त हमें जो है ना, ये तो डकारें आती रहती हैं या फिर हमें प्यास की शिद्दत लगती है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि देखिए वो शुरू में जो रमज़ान का पहला अशरा था ना, उसमें तो लोग बड़े मोटिवेटेड, बड़ा वो होता है ना, वो सीजनल जो मुसलमान होते हैं तो बड़े मोटिवेशन के साथ रख रहे होते हैं। ये बीच में आते आते जो है वो थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो कोई ऐसा बताइएगा कि एक तो जो निढाल होना है और लोगों का कुछ का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, और सहरी में ऐसा क्या खाया जाए। लोग ये भी कहते हैं कि खजूर इफ्तार से ज़्यादा सहरी में अगर खाई जाए तो ज़्यादा मौजूद है। जी, ज़्यादा सहल, अच्छा मैं बता देती हूँ कि आपने सहरी में क्या करना है। सहरी में आप नारियल का पानी पी सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात है कि तुख्मे बालंगा, जिसे वॉरियर्स की खुराक कहा जाता है ना, उसमें पूरी चीज़ें मौजूद है, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन सी है। तो आप जैसे तुख्मे बालंगा का शरबत बना के हम अफ्तार में रखते हैं। अच्छा, बालंगा जो है ये वही है ना जिसको हम तुख्म मलंगा कहते हैं, और तुख्मे रेहान भी कहते हैं कहीं कहीं। तो हाँ, बेसल सीड्स वो अलग है, लेकिन मतलब एक ही जैसे है। तुख्मे बालंगा या चिया सीड आप कह लें, चिया सीड की फैमिली से। अच्छा, तो उसको पानी में भिगो के उसका इस्तेमाल किया जाए। और एक शरबत बनाना बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक होगा। आपने क्या करना है, आपने गुड़ लेना है और मुलैठी लेना है। 1 चम्मच गुड़, 1 चम्मच मुलैठी, सही है। आप तकरीबन आधे लीटर पानी में इसको मिक्स कर लें, आपका बेहतरीन शरबत तैयार हो गया, जो आपको प्यास की शिद्दत से भी बचाएगा। और आजकल कैरियाँ आई हुई हैं, कैरियों का शरबत भी बहुत अच्छा बनता है कि आप कैरी का शरबत बना के पिए, तो उससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा, विटामिन ए भी मिलेगा। और जो आम की खुसूसियत है वही कैरी में होती है, और इसमें विटामिन सी कंटेंट आम से भी ज्यादा होता है। तो ये भी एनर्जी ड्रिंक बन सकता है। और क्योंकि आज गर्मियाँ बहुत है, लू का सीजन है, तो कैरी का शरबत आपकी मदद भी करेगा लू से बचाने में भी। अच्छा, ये बताएं हम इफ्तार में क्या करें? इफ्तार में हम बहुत सारे जो सोडाज है वो भी पी लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि इतने घंटे की रोज़ा के बाद जब हम किसी सॉफ्ट ड्रिंकिंग रोज़ा अपना खोलते हैं तो उससे तो अंदर का निज़ाम और हिल जाता है।
सबसे पहले देखिए, आपने खजूर से रोजा खोला, आपको गुड कार्ब्स मिल गए, आपके ब्रेन रिलैक्स हो गया। उसके बाद हाइड्रेट करें अपनी बॉडी को। हाइड्रेट करने का तरीका है या तो आप लस्सी ले लें, सही है, या आप पानी ही पी लें। जैसे मैंने आपको शरबत बताया, आप ये पी लें। थोड़ा सा कुछ खाना है, खा के नमाज पढ़ने के बाद आप रात का खाना सुकून से पूरा सही तरीके से खाएं। मगर हमारे यही होता है कि ना, सुबह और शाम में लगता है कि जैसे एक रेस चल रही है कि पानी पीना ही पीना है और इतना पीना है कि बस इसको अवॉइड करेंगे तो उफारापन नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने जनाब। पानी और स्टोर करने की सलाहियत सिर्फ ऊंट में होती है। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ मौजूद ख़वातीन हज़रात। वक्त हो गया आपसे इजाज़त चाहने का, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। घरों में बैठ के अल्लाह हाफ़िज़।